खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लोकसभा इंतखाब के 7वें मरहले की पोलिंग मुकम्मल। 89 सीटों पर डाले गए वोट। सोनिया, मोदी, राजनाथ समेत कई अहम लीडरों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद। बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अहमदाबाद में दर्ज हुआ एफआईआर। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दफा 126 के तहत कार्रवाई। झांसी से बीजेपी उम्मीदवार उमा भारती ने प्रियंका गांधी पर दिया मुतनाज़ा बयान। प्रियंका का मुआवजा राखी सावंत से किया। बीएसपी सदर मायावती ने फिर उठाया रामदेव के बयान का इशू। कहा यादव हैं रामदेव, इसलिए नहीं हो रही दलित मुखालिफ बयान के मामले में कार्रवाई। और मुल्क शाम में तशद्दुद का सिलसिला जारी। दमिश्क में मोटार हमलों और कार बम धमाके में 62 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। आप देख रहे हैं खबरनामा। आप खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के 7वें मरहले के लिए वोट डाले गए। आइए देखते हैं इसी से मुताल्लिक कुछ खबरें। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा टीवी चैनलों पर भी केस दर्ज किया गया है। बीजेपी के पीएम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक तोड़ने के मामले में इलेक्शन कमीशन ने सख्त कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन की अहम मीटिंग के बाद कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को अहकामात जारी किए थे कि वो इस मामले में दफा 126 1A और B के तहत कार्रवाई करें। वोट डालने के बाद नरेंद्र मोदी ने मीडिया को खिताब किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में एक इंतखाबी निशान थाम रखा था जिसे तमाम टीवी चैनलों ने दिखाया था, जिस पर कांग्रेस ने एतराज जाहिर किया था। इससे पहले पूरे मामले पर समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे सुमन कुमार ने कांग्रेस के लीडर राशिद अलवी से बात की। सर, अभी जो मोदी जी ने 18 मिनट तक कमल का फूल दिखाते हुए, तो ये आपको लगता है कि किस तरह से? देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट का तो वायलेशन है ही, कानून तो तोड़ा ही है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है, एक आदमी जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता, वो किस किस तरीके की हरकतें कर रहा है। क्या ये कोई बड़प्पन की निशानी है? क्या एक आदमी जो पूरे देश को चलाने का दावा कर रहा है, इतनी छोटी हरकतें कर रहा है? मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस बात की निंदा कर सकूं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी सुनामी आ रही है और दूसरी तरफ आप आज इलेक्शन के दिन, जबकि पाबंदी है, आप कमल का फूल हाथों में लिए खड़े हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि प्रोपेगेट करें आप अपनी पार्टी को और अपने आप को। ये बहुत ही तकलीफ की और अफसोस की बात है। कानून जो करेगा वो करेगा, लेकिन इस वाकये से मुझे बहुत अफसोस हुई है कि उन्होंने अपना कद भी घटाया है और देश के लोगों को यह एहसास भी कराया है कम से कम वो प्रधानमंत्री बनने लायक लीडर नहीं है। इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत करेंगे क्या कांग्रेस के? यकीनन कांग्रेस को करेगी, ऑफिशियली करेगी, लेकिन मैं उससे भी आगे की बात कह रहा हूं। इलेक्शन कमीशन क्या कदम उठाता है, क्या नहीं उठाता, ये कलहदा सवाल है। राजनीति आपकी आचरण पे चलती है, आपकी इमेज पे चलती है। देश के लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? क्या आप इतने बड़े पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कैसी छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि बीजेपी मुल्क में कैंपेन कर रही है, वहीं कांग्रेस सिर्फ कंप्लेन कर रही है। कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है कि हम कैंपेन में बिजी हैं, वो हमारी कंप्लेन में बिजी हैं। तो एक पार्टी जो पार्टी की चारों तरफ देश भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जन समर्थन जुटाने के लिए, जनता को आगाह करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, जनमत को जो है वो जागरूक करने के लिए कैंपेन कर रही है, और दूसरी पार्टी जो है उसके पास कोई काम रह नहीं गया, वो कंप्लेन कर रही है।
वो कंप्लेन करेगी कि मोदी जी की सभाओं में भीड़ क्यों ज्यादा आ रही है, कांग्रेस पार्टी की सभाओं में भीड़ क्यों नहीं आ रही है, राहुल गांधी जी की सभा में भीड़ क्यों नहीं आ रही है। वो कंप्लेन करेगी कि मोदी जी के नॉमिनेशन में जनसैलाब कैसे उमड़ पड़ा, वो जनसैलाब किराए का था। वो कंप्लेन कर रही है कि मोदी जी हेलीकॉप्टर से क्यों चल रहे हैं, मोदी जी जो है वो कमल का चुनाव निशान क्यों दिखा रहे हैं। अरे भैया, जो कुछ बची खुची साख है आपकी, वो कम से कम उसको बचाओ। आप जो है वो कंप्लेन पे कंप्लेन, हम जो है वो कंपेन पे कंपेन कर रहे हैं। तो देश के लोग देख रहे हैं कि एक पार्टी कंपेन में लगी है और दूसरी पार्टी कंप्लेन में लगी है, तो किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। इसमें कौन सा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टूट रहा है। आम इंतखाबात के 7वें मरहले में 9 रियासतों की 89 पार्लिमानी सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। 7वें मरहले में आज बम्पर वोटिंग हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक गुजरात में 56.45% तक वोटिंग हुई, उत्तर प्रदेश में 54%, बिहार में 54%, आंध्र प्रदेश में 70% और पंजाब में शाम 5 बजे तक 64% वोट डाले गए, जबकि मगरबी बंगाल में 80% वोटिंग हुई। इस दौरान पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। आज जिन हलकों में पोलिंग हुई उनमें यूपी के 14, गुजरात के 26, बिहार के 7, पंजाब के 13, मगरबी बंगाल के 9, आंध्र प्रदेश के 17 के अलावा जम्मू कश्मीर, दमन और दीव और दादर एंड नगर हवेली के एक हलके शामिल थे। इस मरहले में कई बड़े लीडरान की सियासी किस्मत का भी फैसला ईवीएम में बंद हो गया, जिनमें कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, बीजेपी सदर राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और आडवाणी शामिल हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने भी आज गांधीनगर में वोट डाला। वोट डालने के बाद मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं मोदी के खिलाफ बड़ौदा से कांग्रेस के उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री ने भी वोट डाला। बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के गांधीनगर में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद आडवाणी ने कहा कि आवाम और इलेक्शन कमीशन की कोशिशों के बाद मुल्क में माहौल तब्दील हो रहा है। जी, और दिन भर क्या रहा पोलिंग का माहौल, हम जानने की कोशिश करेंगे। अपने अलग अलग जो इलाहाबाद डेस्क बनाए गए हैं उससे जानने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की कि गुजरात में किस तरह की दिन भर पोलिंग हुई तमाम 26 सीटों के लिए। हम चलते हैं गुजरात डेस्क के इंचार्ज जनाब मोइन शादाब साहब से के पास। वो उन्होंने दिन भर नजर बनाए रखी है। मोइन शादाब साहब, क्या कहेंगे, दिन भर गुजरात में पोलिंग कैसी रही? तमाम 26 सीटों पर पोलिंग हुई वहां। तो अहम बात यही रही जिस तरह आप बता रहे हैं कि 26 सीटें यहाँ पर कुल सीटें हैं और 26 की 26 सीटों पर आज यहाँ पर इंतखाब हुआ है। जी। और कई सीटों पर यहाँ बड़ा अहम मुकाबला माना जा रहा है। खासतौर से नरेंद्र मोदी चूंकि बड़ौदा से इंतखाब लड़ रहे हैं तो ये एक वीआईपी पार्लिमानी हल्का है। जी। आज जिस तरह आपने बताया कि इसलिए भी सुर्खियों में रहा बड़ौदा के वहां पर नरेंद्र मोदी ने वोट डालने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें वो इंतखाबी निशान लिए हुए थे, उस पर दिन भर वावेला होता रहा और इंतखाबी कमीशन ने उस पर उसका नोटिस भी लिया है। इसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, वो भी यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं। जी, यकीनी तौर पर तमाम इस मरहले में जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, वो इंतखाबात के मैदान में हैं। लेकिन गुजरात में क्या लगता है आपको, मुकाबला वाकई, ये कहा जा रहा है, तजुर्बेकारों की राय है कि जबरदस्त मुकाबला है कांग्रेस से भी। क्या वाकई कांग्रेस से वहां जबरदस्त मुकाबला है या एक तरफा है? हाँ, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उन्होंने भी काफी दिलचस्पी ली है इस मरतबा यहाँ पर वोटिंग करने में। तो उसको रियासती सतह पर अगर देखें तो वहाँ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कहीं नजर आया है। रियासती हालांकि वो एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन वो लोकसभा इंतखाबात पर भी असरअंदाज हो रही है। यहाँ पर तकरीबन 56% पोलिंग हुई है। और जिस तरह आप अहम सीटों का जिक्र कर रहे थे, अहमदाबाद मशरिकी सीट से परेश रावल जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो मुकाबले में है। जी, और दिनशा पटेल जो कांग्रेस के
उम्मीदवार है खेड़ा ऐसे पार्लिमानी हल्के से लड़ रहे हैं, वो भी काफी मजबूत माने जा रहे हैं वहां मुकाबले में। तो इस तरह काफी जोरदार जंग हुई है। हमेशा गुजरात को इलेक्शन के मामले में या चंद मामलों में हसास माना जाता है। तो मुसलमान जो वोटर है वहां का, उसका क्या रुझान है? वो क्या वाकई फिर उसका जो रुझान है वहां एंटी बीजेपी है या बीजेपी की तरफ कुछ लोग मायल हुए हैं इस मरतबा? देखिए, वहाँ जो अक़लियतों का मामला है, जो गुजरात का मामला है, वहाँ अक़लियतों का क्या रद्द-ए-अमल है, वो क्या कर रहे हैं, क्या किस तरह वोटिंग है, उसका कभी आया नहीं होता है। क्योंकि जिस तरह पर एक माहौल वहाँ पर हमेशा दहशत का रहता है, जिस तरह एक सरासीमगी रहती है, तो उससे कुछ अंदाजा बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि वो अपना बहुत खामोशी के साथ पोलिंग बूथों की तरफ जाते हैं और बहुत खामोशी के साथ आकर वो अपने घर चले जाते हैं, कोई तस्करा भी उसका नहीं होता है। तो इसलिए इसको ये नताइज ही बताएंगे किस तरह वहां पर मुसलमानों का रुझान। जी, यकीनन नताइज बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन शादाब साहब। हम गुजरात डेस्क के इंचार्ज मोइन शादाब साहब से बात कर रहे थे, जो दिन भर पोलिंग पर नजर रखे हुए थे कि गुजरात में पोलिंग किस तरह से हुई। हम यहां पर लेंगे खबरनामे में एक ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं तो कुछ और खबरों के साथ, और इसी तरह से मुख्तलिफ डेस्क पर हम जाएंगे और वहां के हालात का जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि दिन भर पोलिंग कैसे हुई। फौरन हाजिर होते हैं। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकर। सांप्रदायिकता नहीं, सहभागी विकास चाहिए। नफरत का अंधेरा नहीं, लालटेन का प्रकाश चाहिए। बस्तियां जलाने वालों को नहीं बल्कि बसाने वालों को चुने। देश में अमन और भाईचारे के लिए, विकास में सबकी हिस्सेदारी के लिए, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की लालटेन। लालटेन पर बटन दबाकर राजद को विजयी बनाएं। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। हम खबरनामे में बात कर रहे हैं दिन भर पोलिंग की। यह 7वें मरहले की पोलिंग हो रही है, इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें 89 सीटों पर मुल्क के इंतखाबात हो रहे हैं हुए, जिसमें लोगों ने पोलिंग की। मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग हुई। हमने बात की अभी गुजरात की। गुजरात के बाद हम बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश की जो 19 सीटें हैं वहां किस तरह की पोलिंग हुई दिन भर। वहां जो राय दहिंदगान हैं उनका क्या रुझान रहा, उन्होंने कितना वहां पर जोशो खरोश दिखाया। इसके लिए हम चलते हैं जो आंध्र प्रदेश का डेस्क है उस डेस्क पर हैं इमरान खान हमारे साथ। वो दिन भर नजर बनाए हुए थे कि किस तरह के हालात वहां रहे। इमरान खान, क्या कहेंगे आप? वहां किस तरह की पोलिंग हुई, क्या पैटर्न रहा? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये वो इलाका है जो अब तेलंगाना बनने जा रहा है। 2 जून को वजूद में आ जाएगा तेलंगाना। तो यहाँ पर 17 पार्लिमानी सीटों पर और 119 असेंबली हलकों के लिए वोट डाले गए एक साथ। और आज तारीखी दिन रहा है तेलंगाना के लोगों के लिए, जो अभी जिसका कयाम होने वाला है, कि उन्होंने अपनी नई रियासत की पहली सरकार के लिए आज वोट किया है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो सबसे अहम मुकाबला कांग्रेस में तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS, जिसको कहते हैं तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी इत्तेहाद है। इसके अलावा लोक सत्ता पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, CPI CPM है। इनके बीच में मुकाबला, लेकिन सबसे अहम अगर सवाल है किसी पार्टी का, उसके वकार का, तो वो है तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS, जिसके लिए कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। क्योंकि इस बार जो है उनका 2 मकसद है, ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट की सीटें लेकर आना, और दूसरी बात है कांग्रेस का वकार भी कहीं ना कहीं से दांव पे लगा हुआ है आंध्र प्रदेश में। क्योंकि पिछले अगर हम 2009 के इंतखाब की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश ही वो रियासत थी जिसकी बुनियाद पर ये हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि मरकज में UPA की हुकूमत बनी थी। अब हालात बदलने जा रहे हैं खालिद साहब, अब तेलंगाना बनने जा रहा है और कांग्रेस और TRS दोनों इसके कयाम का सेहरा अपने सर बांधने की फिराक में है। तो देखना ही होगा कि वहां का वोटर, और मुकाबला दोनों में ही करीबी है। इसके अलावा बीजेपी और तेलुगु देशम का जो इत्तेहाद है वो कहीं कहीं कुछ अच्छा कर पाएगा। लेकिन जिस तरह से आज वोटिंग हुई है, बम पर 70% वोटिंग हुई है, लोगों ने खूब वोट दिया है। दूसरी बात, असेंबली के लिए भी वोट डाले गए हैं। तो जो ये के चंद्रशेखर राव है, ये 2 जगह से लड़ रहे थे। असेंबली का इंतखाब भी लड़ा है इन्होंने और पार्लियामेंट का इंतखाब भी लड़ा है। तो वजीर आला बनने की यकीनी तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब। यह हैदराबाद में कैसा माहौल रहा, आंध्र प्रदेश में क्या माहौल रहा, उसकी जानकारी दे रहे थे आंध्र प्रदेश डेस्क से इमरान खान। अब हम रुख करते हैं
कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात रहे। उससे पहले हम जान लेते हैं, बरतानवी हाई कमिश्नर जेम्स बेवन आज लखनऊ पहुंचे और कई पोलिंग मराकज का दौरा करके इंतखाबी अमल को करीब से देखने समझने की कोशिश की। जेम्स बेवन इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर भी गए। बाद में उन्होंने राजभवन में गवर्नर बीएल जोशी, बीएसपी की सुप्रीमो मायावती और बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इन लीडरान के दरमियान कई इश्यूज पर बातचीत हुई। बीजेपी के कौमी सदर और लखनऊ से बीजेपी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल लखनऊ में किया। वहीं लखनऊ में मजहबी रहनुमाओं ने भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। पुराने लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और मौलाना कल्बे जवाद ने वोट डाला। इस मौके पर फिरंगी महली ने कहा कि आज के हालात में हर शख्स को सोच समझकर वोट करना चाहिए। पुराने गुज़िश्ता इंतखाबात में और इस वक्त के इंतखाब में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? नहीं, हम ये समझते हैं कि आज़ादी के बाद ये सबसे अहम इंतखाब है इस नुक्ते नज़र से कि ये इंतखाब इस सिमत को तय करेगा कि ये मुल्क आइंदा 5 साल सेकुलरिज्म के रास्ते पे जाएगा या फ़िरका परस्ती के रास्ते पे जाएगा। इस वजह से हर हिंदुस्तानी शहरी की इस साल जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि जो उसका जमहूरी और कानूनी हक है वोट डालने का, उस हक को पूरी जिम्मेदारी और होशमंदी और दानिशमंदी के साथ अंजाम दे। बीएसपी सदर मायावती ने लखनऊ में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर वो अपनी पार्टी की जीत को लेकर पुरउम्मीद नजर आईं। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए मायावती ने रामदेव पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि रामदेव यादव हैं, इसी वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तक जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा या वर्तमान सपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। केवल कि उनको उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में घुसने नहीं दिया जाएगा, ये कोई कार्रवाई नहीं है। ये कोई कार्रवाई नहीं है, इससे हमारी पार्टी बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इन्होंने इतना घिनौना कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के इस वरिष्ठ नेता ने, योग गुरु ने, बाबा रामदेव ने इतना घिनौना काम किया है। मैं समझती हूँ कि वो माफी के लायक नहीं है और केवल स्टेट से उनको नहीं घुसने दिया जाएगा, इससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है। इस बारे में तो मेरा फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त को और यहाँ के गवर्नमेंट को ये कहना है। और उत्तर प्रदेश में पोलिंग का कैसा माहौल रहा दिन भर, ये जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश डेस्क जो नजर बनाए हुए था दिन भर के पोलिंग के क्या हालात रहे, मासूम सिद्दीकी साहब से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश डेस्क पर दिन भर नजर रखे हुए थे, क्या पोलिंग के हालात रहे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कुल 14 पार्लियामानी हलकों में इंतखाब हुए हैं, जिसमें तकरीबन 55 से 60% के बीच आखिरी खबर आने तक मतदान हुआ, वोटिंग हुई है। लेकिन इसमें वोटिंग तो हुई है 14 सीटों पर, लेकिन अहम मुकाबला जो है वो जिसके लिए पूरा मुल्क जिस पे नजरें गड़ाए हुए है जी, उसमें लखनऊ, रायबरेली और इसके अलावा भी कानपुर, उन्नाव और झांसी की सीटें हैं। जी, जिसमें रायबरेली में सिर्फ ये देखना है कि सोनिया गांधी जो यूपीए ओवरऑल क्या माहौल लग रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में इस मरहले में जो जिस लहर की बात की जा रही है वो लहर है, उसका कुछ असर है? कहीं कहीं जो शहरी इलाके हैं उसमें तो इस लहर की कहीं न कहीं असर दिखाई दे रहा है। जी, लेकिन इसका असर देहातों में, गाँव में न के बराबर है, बल्कि जो यूपी का के हालात हैं वो वहाँ जातियां हावी हैं। जी, वहाँ यानी जात पात पर अभी भी वोट पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मासूम सिद्दीकी साहब। ये उत्तर प्रदेश डेस्क से मासूम सिद्दीकी साहब दिन भर के पोलिंग के हालात की जानकारी दे रहे थे। अब हम बात करेंगे कि पंजाब में क्या पोलिंग के हालात रहे, कैसे वहां के वोटरों में जोश खरोश देखा गया, दिन भर पोलिंग का परसेंटेज क्या रहा, ये जानकारी हमें दे रही हैं पंजाब डेस्क पे जिन्होंने दिन भर नजर रखी पंजाब के हालात पर। हमारे साथ हैं सबिहा शकील। सबिहा शकील, आप बताएं कि पंजाब में दिन भर क्या माहौल रहा, पोलिंग कैसी हुई, क्या वहां पर रुझान रहा लोगों का? खालिद सर,
यहाँ पर पंजाब में जो वोटिंग हुई वो 13 सीटों के लिए हुई और यहाँ पर इंतखाबी मैदान में मर्द उम्मीदवार हैं, उनकी तादाद 234 और खवातीन 19 इंतखाबी मैदान में है। और अगर हम बात करें जलियांवाला बाग और लोटस टेम्पल, वहाँ एनडीए और के जो दो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और अकाली दल, क्या आपको लगता है क्या उनके फेवर में कुछ लोग हैं, वोटर्स हैं, या फिर वाकई कांग्रेस का भी, क्योंकि कांग्रेस की साख भी वहां दांव पर है? कांग्रेस अमृतसर में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो पंजाब के साबिक वजीर आला अमरिंदर सिंह हैं और हो सकता है उनको अपने ओहदे का फायदा मिले और अवाम उनके हक में वोट करें। जी, चूंकि वहां से अरुण जेटली भी मैदान में हैं, इससे यकीनन उन दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी शकील साहबा। हमारे साथ हम अभी बात कर रहे थे पंजाब डेस्क से कि दिन भर पोलिंग के क्या हालात रहे पंजाब में। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि दिन भर जो उत्तर प्रदेश में पोलिंग हुई, उसके अलावा हम आगे बढ़ने से आगे हम डिस्कशन से पहले हम बात करते हैं कि 7वें मरहले में बिहार की 6 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। मधेपुरा सीट जेडीयू के लिए काफी वकार की सीट रही है। यहां से जेडीयू के सदर शरद यादव इंतखाब लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। हम चलते हैं बिहार डेस्क पर और जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में पोलिंग का क्या माहौल रहा दिन भर। हमारे साथ बिहार डेस्क से मौजूद हैं तनवील साहब। तनवील, आप क्या बताएंगे बिहार में पोलिंग का कैसी रही, क्या परसेंटेज रहा? बिहार में आज 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए जी और इंतखाबी कमीशन के मुताबिक जो है 57% जो वोटिंग हुई है यहाँ, पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 5-7% जो है ज्यादा वोटिंग हुई है। और अहम सीटें जो हैं वो बिहार में मधेपुरा, दरभंगा और मधुबनी हैं। और जो मधेपुरा सीट है वहां पर अहम मुकाबला शरद यादव और पप्पू यादव के बीच है जी। पप्पू यादव माई समीकरण के भरोसे जो है वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। यादव और मुस्लिम वोट वहाँ परसेंटेज ज्यादा है। तो क्या वहां भी कास्ट लाइन पर वोटिंग हुई है? बिल्कुल। वहां कोई जिस लहर की बात की जा रही, क्या वो लहर वहां मौजूद है बिहार में? बिल्कुल नहीं, मधेपुरा में बिल्कुल मोदी लहर नहीं देखा गया। तकरीबन 40% जो है वो यादव की आबादी है वहाँ, 10 से 12% मुस्लिम है। तो यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है वो पप्पू यादव का है, तो पप्पू यादव का पल्ला भारी लग रहा है वहाँ जी। यानी वहाँ पे आपके मुताबिक लहर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। हम बात कर रहे थे कि दिन भर पोलिंग का क्या माहौल रहा। भाई हम मगरबी बंगाल की बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल में पोलिंग के क्या हालात रहे। वो भी बहुत अहम सूबा है, वहां भी तमाम लोगों की निगाहें हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की साख वहां पर दांव पर है। ये कहा जा रहा है कि इस मर्तबा बीजेपी वहां से सीटें ला सकती है, ऐसी तजदीकारों की राय है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि मगरबी बंगाल में पोलिंग का क्या पैटर्न रहा, क्या माहौल रहा दिन भर। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अहमद साहब मगरबी बंगाल डेस्क से। वसीम अहमद साहब, क्या दिन भर पोलिंग का माहौल रहा वहां पर? मगरबी बंगाल में 9 सीटों पर पोलिंग हुई है जी। और वहां पर तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के दरमियान मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी के भी कुछ वोट बढ़ने की उम्मीद की जा रही है नरेंद्र मोदी लहर की वजह से, लेकिन वहां बीजेपी की सीट आती हुई नहीं दिख रही है जी। पिछली बार जो मुकाबला हुआ था वो तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम में था। इस मरतबा लेफ्ट पार्टियां क्या कुछ सीटें ला पाएंगी क्या? क्योंकि पिछली मरतबा 19 सीटें लाई थी तृणमूल कांग्रेस ने और लेफ्ट पार्टियों का एक तरह से कहा जाए कि सफाया हुआ था और वो कमजोर पड़ी थी। नहीं, इस मरतबा तृणमूल कांग्रेस के ज्यादा चांस बनते हुए दिख रहे हैं। ममता बनर्जी पिछली मरतबा से ज्यादा सीटें आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब वेस्ट बंगाल यानी मगरबी बंगाल डेस्क से जाने। तो ये थी तमाम जो मुल्क में इंतखाबात हुए उनके हालात, दिन भर पोलिंग कैसी हुई उनके हालात हम बता रहे थे। मुख्तलिफ जो हमारे डेस्क हैं दिन भर जहां से नजर रखी गई कि पोलिंग कैसी रही, दिन भर किस तरह का परसेंटेज रहा। आखिरकार खबरनामे के आखिर में हम नजर डालते हैं अहम खबरों की सुर्खियों पर। दोबारा एक नजर। लोकसभा इंतखाब के 7वें मरहले की पोलिंग मुकम्मल, 89 सीटों पर डाले गए वोट। सोनिया, मोदी, राजनाथ समेत कई अहम लीडरों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद। बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अहमदाबाद में दर्ज हुआ एफआईआर, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दफा 126 के तहत कार्रवाई।
झांसी से बीजेपी उम्मीदवार उमा भारती ने प्रियंका गांधी पर दिया मुतनाज़ा बयान। प्रियंका का मुआवजा राखी सावंत से किया। बीएसपी सदर मायावती ने फिर उठाया रामदेव के बयान का इशू। कहा, यादव हैं रामदेव, इसलिए नहीं हो रही दलित मुखालिफ बयान के मामले में कार्रवाई। और मुल्क शाम में तशद्दुद का सिलसिला जारी। दमिश्क में मोटार हमलों और कार बम धमाके में 62 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लोकसभा इंतखाब के 7वें मरहले की पोलिंग मुकम्मल। 89 सीटों पर डाले गए वोट। सोनिया, मोदी, राजनाथ समेत कई अहम लीडरों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद। बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अहमदाबाद में दर्ज हुआ एफआईआर। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दफा 126 के तहत कार्रवाई। झांसी से बीजेपी उम्मीदवार उमा भारती ने प्रियंका गांधी पर दिया मुतनाज़ा बयान। प्रियंका का मुआवजा राखी सावंत से किया। बीएसपी सदर मायावती ने फिर उठाया रामदेव के बयान का इशू। कहा, यादव हैं रामदेव, इसलिए नहीं हो रही दलित मुखालिफ बयान के मामले में कार्रवाई। और मुल्क शाम में तशद्दुद का सिलसिला जारी। दमिश्क में मोटार हमलों और कार बम धमाके में 62 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। आप देख रहे हैं खबरनामा। आप खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के 7वें मरहले के लिए वोट डाले गए। आइए देखते हैं इसी से मुतालिक कुछ खबरें। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा टीवी चैनलों पर भी केस दर्ज किया गया है। बीजेपी के पीएम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक तोड़ने के मामले में इलेक्शन कमीशन ने सख्त कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन की अहम मीटिंग के बाद कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को अहकामात जारी किए थे कि वो इस मामले में दफा 126 1A और B के तहत कार्रवाई करें। वोट डालने के बाद नरेंद्र मोदी ने मीडिया को खिताब किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में एक इंतखाबी निशान थाम रखा था, जिसे तमाम टीवी चैनलों ने दिखाया था, जिस पर कांग्रेस ने एतराज जाहिर किया था। इससे पहले पूरे मामले पर समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे सुमन कुमार ने कांग्रेस के लीडर राशिद अलवी से बात की। सर, अभी जो मोदी जी ने 18 मिनट तक कमल का फूल दिखाते हुए, तो ये आपको लगता है कि किस तरह से? देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट का तो वायलेशन है ही, कानून तो तोड़ा ही है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है, एक आदमी जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता, वो किस किस तरीके की हरकतें कर रहा है। क्या ये कोई बड़प्पन की निशानी है? क्या एक आदमी जो पूरे देश को चलाने का दावा कर रहा है, इतनी छोटी हरकतें कर रहा है? मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस बात की निंदा कर सकूं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी सुनामी आ रही है और दूसरी तरफ आप आज इलेक्शन के दिन, जबकि पाबंदी है, आप कमल का फूल हाथों में लिए खड़े हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि प्रोपेगेट करें आप अपनी पार्टी को और अपने आप को।
ये बहुत ही तकलीफ की और अफसोस की बात है। कानून जो करेगा वो करेगा, लेकिन इस वाकये से मुझे बहुत अफसोस हुई है कि उन्होंने अपना कद भी घटाया है और देश के लोगों को यह एहसास भी कराया है कम से कम वो प्रधानमंत्री बनने लायक लीडर नहीं है। इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत करेंगे क्या कांग्रेस के? यकीनन कांग्रेस को करेगी, ऑफिशियली करेगी, लेकिन मैं उससे भी आगे की बात कह रहा हूं। इलेक्शन कमीशन क्या कदम उठाता है, क्या नहीं उठाता, ये कलहदा सवाल है। राजनीति आपकी आचरण पे चलती है, आपकी इमेज पे चलती है। देश के लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? क्या आप इतने बड़े पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कैसी छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि बीजेपी मुल्क में कैंपेन कर रही है, वहीं कांग्रेस सिर्फ कंप्लेन कर रही है। कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है कि हम कंपेन में बिजी हैं, वो हमारी कंप्लेन में बिजी हैं। तो एक पार्टी जो पार्टी की चारों तरफ देश भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जन समर्थन जुटाने के लिए, जनता को आगाह करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, जनमत को जो है वो जागरूक करने के लिए कंपेन कर रही है, और दूसरी पार्टी जो है उसके पास कोई काम रह नहीं गया, वो कंप्लेन कर रही है। वो कंप्लेन करेगी कि मोदी जी की सभाओं में भीड़ क्यों ज्यादा आ रही है, कांग्रेस पार्टी की सभाओं में भीड़ क्यों नहीं आ रही है, राहुल गांधी जी की सभा में भीड़ क्यों नहीं आ रही है। वो कंप्लेन करेगी कि मोदी जी के नॉमिनेशन में जन सैलाब कैसे उमड़ पड़ा, वो जन सैलाब किराए का था। वो कंप्लेन कर रही है कि मोदी जी हेलीकॉप्टर से क्यों चल रहे हैं, मोदी जी जो है वो कमल का चुनाव निशान क्यों दिखा रहे हैं। अरे भैया, कुछ जो कुछ बची खुची साख है आपकी, वो कम से कम उसको बचाओ। आप जो है वो कंप्लेन पे कंप्लेन, हम जो है वो कंपेन पे कंपेन कर रहे हैं। तो देश के लोग देख रहे हैं कि एक पार्टी कंपेन में लगी है और दूसरी पार्टी कंप्लेन में लगी है, तो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। इसमें कौन सा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टूट रहा है? आम इंतखाबात के 7वें मरहले में 9 रियासतों की 89 पार्लिमानी सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। 7वें मरहले में आज बम्पर वोटिंग हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक गुजरात में 56.45% तक वोटिंग हुई, उत्तर प्रदेश में 54%, बिहार में 54%, आंध्र प्रदेश में 70% और पंजाब में शाम 5 बजे तक 64% वोट डाले गए, जबकि मगरबी बंगाल में 80% वोटिंग हुई। इस दौरान पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। आज जिन हलकों में पोलिंग हुई उनमें यूपी के 14, गुजरात के 26, बिहार के 7, पंजाब के 13, मगरबी बंगाल के 9, आंध्र प्रदेश के 17 के अलावा जम्मू कश्मीर, दमन और दीव और दादर एंड नगर हवेली के एक हलके शामिल थे। इस मरहले में कई बड़े लीडरान की सियासी किस्मत का भी फैसला ईवीएम में बंद हो गया, जिनमें कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, बीजेपी सदर राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और आडवाणी शामिल हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने भी आज गांधीनगर में वोट डाला। वोट डालने के बाद मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं मोदी के खिलाफ बड़ौदा से कांग्रेस के उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री ने भी वोट डाला। बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के गांधीनगर में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद आडवाणी ने कहा कि आवाम और इलेक्शन कमीशन की कोशिशों के बाद मुल्क में माहौल तब्दील हो रहा है। जी, और दिन भर क्या रहा पोलिंग का माहौल हम जानने की कोशिश करेंगे। अपने अलग अलग जो इलाहाबाद डेस्क बनाए गए हैं उससे जानने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की कि गुजरात में किस तरह की दिन भर पोलिंग हुई तमाम 26 सीटों के लिए। हम चलते हैं गुजरात डेस्क के इंचार्ज जनाब मोइन शादाब साहब के पास। वो उन्होंने दिन भर नजर बनाए रखी है। मोइन शादाब साहब,
क्या कहेंगे दिन भर गुजरात में पोलिंग कैसी रही? तमाम 26 सीटों पर पोलिंग हुई वहाँ। तो हम बात यही रही जिस तरह आप बता रहे हैं कि 26 सीटें यहाँ पर कुल सीटें हैं, वो 26 की 26 सीटों पर आज यहाँ पर इंतखाब हुआ है। जी। और कई सीटों पर यहाँ बड़ा अहम मुकाबला माना जा रहा है। खासतौर से नरेंद्र मोदी चूंकि बड़ौदा से इंतखाब लड़ रहे हैं, तो ये एक वीआईपी पार्लिमानी हल्का है। आज जिस तरह आपने बताया कि इसलिए भी सुर्खियों में रहा बड़ौदा के वहां पर नरेंद्र मोदी ने वोट डालने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें वो इंतखाबी निशान लिए हुए थे, उस पर दिन भर वावेला होता रहा और इंतखाबी कमीशन ने उस पर उसका नोटिस भी लिया है। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, वो भी यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं। जी, यकीनी तौर पर तमाम इस मरहले में जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, वो इंतखाबात के मैदान में हैं। लेकिन गुजरात में क्या लगता है आपको, मुकाबला वाकई ये कहा जा रहा है, तजज़ियाकारों की राय है कि जबरदस्त मुकाबला है कांग्रेस से भी, क्या वाकई कांग्रेस से वहां जबरदस्त मुकाबला है या एक तरफा है? हाँ, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उन्होंने भी काफी दिलचस्पी ली है इस मरतबा यहाँ पर वोटिंग करने में। तो उसको रियासती सतह पर अगर देखें तो वहाँ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कहीं कहीं नजर आया है। रियासती हालांकि वो एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन वो लोकसभा इंतखाबात पर भी असरअंदाज हो रही है। यहाँ पर तकरीबन 56% पोलिंग हुई है। और जिस तरह आप अहम सीटों का जिक्र कर रहे थे, अहमदाबाद मशरिकी सीट से परेश रावल जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो मुकाबले में है जी, और दिनशा पटेल जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, खेड़ा ऐसे पार्लिमानी हल्के से लड़ रहे हैं, वो भी काफी मजबूत माने जा रहे हैं वहां मुकाबले में। तो इस तरह काफी जोरदार जंग हुई है। हमेशा गुजरात को इलेक्शन के मामले में या चंद मामलों में हसास माना जाता है। तो मुसलमान जो वोटर है वहां का, उसका क्या रुझान है? वो क्या वाकई फिर उसका जो रुझान है वहां एंटी बीजेपी है या बीजेपी की तरफ कुछ लोग मायल हुए हैं इस मरतबा? देखिए, वहाँ जो अक़लियतों का मामला है, जो गुजरात का मामला है, वहाँ अक़लियतों का क्या रद्द-ए-अमल है, वो क्या कर रहे हैं, क्या किस तरह वोटिंग करते हैं, उसका कभी आया नहीं होता है। तो जिस तरह पर एक माहौल वहाँ पर हमेशा दहशत का रहता है, जिस तरह एक सरासीमगी रहती है, तो उससे कुछ अंदाजा बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपना बहुत खामोशी के साथ पोलिंग बूथों की तरफ जाते हैं और बहुत खामोशी के साथ आकर वो अपने घर चले जाते हैं, कोई तस्करा भी उसका नहीं होता है। तो इसलिए इसको ये नताइज ही बताएंगे किस तरह वहाँ पर मुसलमानों का रुझान। जी, यकीनन नताइज बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन शादाब साहब। हम गुजरात डेस्क के इंचार्ज मोइन शादाब साहब से बात कर रहे थे, जो दिन भर पोलिंग पर नजर रखे हुए थे कि गुजरात में पोलिंग किस तरह से हुई। हम यहां पर लेंगे खबरनामे में एक ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं तो कुछ और खबरों के साथ, और इसी तरह से मुख्तलिफ डेस्क पर हम जाएंगे और वहां के हालात का जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि दिन भर पोलिंग कैसे हुई। फौरन हाजिर होते हैं। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकर। पढ़े लिखे लोग यहाँ से चला गया, दिल्ली, बम्बई, अमेरिका। अब जो बचा है उनसे मिस्टेक होता है, क्या करें? यही मिस्टेक्स की वजह से पढ़े लिखे लोग यहाँ रुकते नहीं। लॉ एंड ऑर्डर को अपने घर का कुत्ता समझने की मिस्टेक। शिक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और रोजगार, राजद की हैं वादे 4। किसानों, मजदूरों व गरीबों के विकास, सम्मान और बेहतरी के लिए, युवाओं के हकों के लिए, देश की एकता और हर तबके के विकास के लिए, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की लालटेन। लालटेन पर बटन दबाकर राजद को विजयी बनाएं। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को। मेरा वोट कांग्रेस को। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। हम खबरनामे में बात कर रहे हैं दिन भर पोलिंग की। यह 7वें मरहले की पोलिंग हो रही है, इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें 89 सीटों पर मुल्क के इंतखाबात हो रहे हैं हुए, जिसमें लोगों ने पोलिंग की। मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग हुई। हमने बात की अभी गुजरात की। गुजरात के बाद हम बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश की जो 19 सीटें हैं वहां किस तरह की पोलिंग हुई दिन भर। वहां जो राय दहिंदगान हैं उनका क्या रुझान रहा, उन्होंने कितना वहां पर जोशो खरोश दिखाया। इसके लिए हम चलते हैं जो आंध्र प्रदेश का डेस्क है उस डेस्क पर हैं इमरान खान हमारे साथ। वो दिन भर
नजर बनाए हुए थे कि किस तरह के हालात वहां रहे। इमरान खान, क्या कहेंगे आप, वहां किस तरह की पोलिंग हुई, क्या पैटर्न रहा? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये वो इलाका है जो अब तेलंगाना बनने जा रहा है। 2 जून को वजूद में आ जाएगा तेलंगाना। तो यहाँ पर 17 पार्लियामानी सीटों पर और 119 असेंबली हलकों के लिए वोट डाले गए एक साथ। और आज तारीखी दिन रहा है तेलंगाना के लोगों के लिए, जो अभी जिसका कयाम होने वाला है, कि उन्होंने अपनी नई रियासत की पहली सरकार के लिए आज वोट किया है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो सबसे अहम मुकाबला कांग्रेस में तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS, जिसको कहते हैं तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी इत्तेहाद है। इसके अलावा लोक सत्ता पार्टी है इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, CPI CPM है। इनके बीच में मुकाबला, लेकिन सबसे अहम अगर सवाल है किसी पार्टी का, उसके वकार का, तो वो है तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS, जिसके लिए कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। क्योंकि इस बार जो है उनका 2 मकसद है, ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट की सीटें लेकर आना, और दूसरी बात है कांग्रेस का वकार भी कहीं ना कहीं से दांव पे लगा हुआ है आंध्र प्रदेश में। क्योंकि पिछले अगर हम 2009 के इंतखाब की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश ही वो रियासत थी जिसकी बुनियाद पर ये हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि मरकज में UPA की हुकूमत बनी थी। अब हालात बदलने जा रहे हैं खालिद साहब, अब तेलंगाना बनने जा रहा है और कांग्रेस और TRS दोनों इसके कयाम का सेहरा अपने सर बांधने की फिराक में है। तो देखना ही होगा कि वहां का वोटर, और मुकाबला दोनों में ही करीबी है। इसके अलावा बीजेपी और तेलुगु देशम का जो इत्तेहाद है वो कहीं कहीं कुछ अच्छा कर पाएगा। लेकिन जिस तरह से आज वोटिंग हुई है, बम पर 70% वोटिंग हुई है, लोगों ने खूब वोट दिया है। दूसरी बात, असेंबली के लिए भी वोट डाले गए हैं। तो जो ये के चंद्रशेखर राव है, ये 2 जगह से लड़ रहे थे। असेंबली का इंतखाब भी लड़ा है इन्होंने और पार्लियामेंट का इंतखाब भी लड़ा है। तो वजीर आला बनने की यकीनी तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब। यह हैदराबाद में कैसा माहौल रहा, आंध्र प्रदेश में क्या माहौल रहा, उसकी जानकारी दे रहे थे आंध्र प्रदेश डेस्क से इमरान खान। अब हम रुख करते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात रहे। उससे पहले हम जान लेते हैं बरतानवी हाई कमिश्नर जेम्स बेवन आज लखनऊ पहुंचे और कई पोलिंग मराकज का दौरा करके इंतखाबी अमल को करीब से देखने समझने की कोशिश की। जेम्स बेवन इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर भी गए। बाद में उन्होंने राजभवन में गवर्नर BL जोशी, BSP की सुप्रीमो मायावती और BJP के सदर राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इन लीडरान के दरमियान कई इश्यूज पर बातचीत हुई। बीजेपी के कौमी सदर और लखनऊ से बीजेपी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल लखनऊ में किया। वहीं लखनऊ में मजहबी रहनुमाओं ने भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। पुराने लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और मौलाना कल्बे जवाद ने वोट डाला। इस मौके पर फिरंगी महली ने कहा कि आज के हालात में हर शख्स को सोच समझकर वोट करना चाहिए। पुराने गुज़िश्ता इंतखाबात में और इस वक्त के इंतखाब में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? नहीं, हम ये समझते हैं कि आज़ादी के बाद ये सबसे अहम इंतखाब है इस नुक्ते नज़र से कि ये इंतखाब इस सिमत को तय करेगा कि ये मुल्क आइंदा 5 साल सेकुलरिज्म के रास्ते पे जाएगा या फ़िरक़ा परस्ती के रास्ते पे जाएगा। इस वजह से हर हिंदुस्तानी शहरी की इस साल जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि जो उसका जमहूरी और क़ानूनी हक़ है वोट डालने का, उस हक़ को पूरी जिम्मेदारी और होशमंदी और दानिशमंदी के साथ अंजाम दे। BSP सदर मायावती ने लखनऊ में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर वो अपनी पार्टी की जीत को लेकर पुरउम्मीद नजर आईं। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए मायावती ने रामदेव पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि रामदेव यादव हैं, इसी वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तक जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा या वर्तमान सपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। केवल कि उनको उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में घुसने नहीं दिया जाएगा, ये कोई कार्रवाई नहीं है। ये कोई कार्रवाई नहीं है, इससे हमारी पार्टी बिल्कुल भी सहमत नहीं है।
इन्होंने इतना घिनौना कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के इस वरिष्ठ नेता ने, योग गुरु ने, बाबा रामदेव ने इतना घिनौना काम किया है। मैं समझती हूँ कि वो माफी के लायक नहीं है और केवल स्टेट से उनको नहीं घुसने दिया जाएगा, इससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है। इस बारे में तो मेरा फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त को और यहाँ के गवर्नमेंट को ये कहना है। और उत्तर प्रदेश में पोलिंग का कैसा माहौल रहा दिन भर, ये जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश डेस्क जो नजर बनाए हुए था दिन भर के पोलिंग के क्या हालात रहे, मासूम सिद्दीकी साहब से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश डेस्क पर दिन भर नजर रखे हुए थे, क्या पोलिंग के हालात रहे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कुल 14 पार्लियामानी हलकों में इंतखाब हुए, जिसमें तकरीबन 55 से 60% के बीच आखिरी खबर आने तक मतदान हुआ, वोटिंग हुई है। लेकिन इसमें वोटिंग तो हुई है 14 सीटों पर, लेकिन अहम मुकाबला जो है वो जिसके लिए पूरा मुल्क जिस पे नजरें गड़ाए हुए है जी, उसमें लखनऊ, रायबरेली और इसके अलावा भी कानपुर, उन्नाव और झांसी की सीटें हैं। जी, जिसमें रायबरेली में सिर्फ ये देखना है कि सोनिया गांधी जो यूपीए ओवरऑल क्या माहौल लग रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में इस मरहले में जो जिस लहर की बात की जा रही है वो लहर है, उसका कुछ असर है? कहीं कहीं जो शहरी इलाके हैं उसमें तो इस लहर की कहीं न कहीं असर दिखाई दे रहा है। जी। लेकिन इसका असर देहातों में, गांवों में न के बराबर है, बल्कि जो यूपी का के हालात हैं वो वहाँ जातियां हावी हैं। जी, वहाँ यानी जात पात पर अभी भी वोट पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मासूम सिद्दीकी साहब। ये उत्तर प्रदेश डेस्क से मासूम सिद्दीकी साहब दिन भर के पोलिंग के हालात की जानकारी दे रहे थे। अब हम बात करेंगे कि पंजाब में क्या पोलिंग के हालात रहे, कैसे वहां के वोटरों में जोश खरोश देखा गया, दिन भर पोलिंग का परसेंटेज क्या रहा, ये जानकारी हमें दे रही हैं पंजाब डेस्क पे जिन्होंने दिन भर नजर रखी पंजाब के हालात पर। हमारे साथ हैं सबिहा शकील। सबिहा शकील, आप बताएं कि पंजाब में दिन भर क्या माहौल रहा, पोलिंग कैसी हुई, क्या वहां पर रुझान रहा लोगों का? हाँ सर, यहाँ पर पंजाब में जो वोटिंग हुई वो 13 सीटों के लिए हुई और यहाँ पर इंतखाबी मैदान में मर्द उम्मीदवार हैं, उनकी तादाद 234 और खवातीन 19 इंतखाबी मैदान में है। और अगर हम बात करें जलियांवाला बाग और लोटस टेम्पल, वहाँ एनडीए और के जो दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और अकाली दल, क्या आपको लगता है क्या उनके फेवर में कुछ लोग हैं, वोटर्स हैं, या फिर वाकई कांग्रेस का भी, क्योंकि कांग्रेस के साथ भी वहां दांव पर है? कांग्रेस अमृतसर में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो पंजाब के साबिक वजीर आला अमरिंदर सिंह हैं और हो सकता है उनको अपने उहदे का फायदा मिले और अवाम उनके हक में वोट करें। जी, चूंकि वहां से अरुण जेटली भी मैदान में हैं, इससे यकीनन उन दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी शकील साहबा। हमारे साथ हम अभी बात कर रहे थे पंजाब डेस्क से कि दिन भर पोलिंग के क्या हालात रहे पंजाब में। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि दिन भर जो उत्तर प्रदेश में पोलिंग हुई, उसके अलावा हम आगे हम डिस्कशन से पहले हम बात करते हैं कि 7वें मरहले में बिहार की 6 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। मधेपुरा सीट जेडीयू के लिए काफी वकार की सीट रही है। यहां से जेडीयू के सदर शरद यादव इंतखाब लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। हम चलते हैं बिहार डेस्क पर और जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में पोलिंग का क्या माहौल रहा दिन भर। हमारे साथ बिहार डेस्क से मौजूद हैं तंजील साहब। तंजील, आप क्या बताएंगे बिहार में पोलिंग का कैसी रही, क्या परसेंटेज रहा? बिहार में आज 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए जी, और इंतखाबी कमीशन के मुताबिक जो है 57% जो वोटिंग हुई है यहाँ। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 5-7% जो है ज्यादा वोटिंग हुई है। और अहम सीटें जो हैं वो बिहार में मधेपुरा, दरभंगा और मधुबनी हैं। और जो मधेपुरा सीट है वहाँ पर अहम मुकाबला शरद यादव और पप्पू यादव के बीच है जी। पप्पू यादव माई समीकरण के भरोसे जो है वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। यादव और मुस्लिम वोट वहाँ परसेंटेज ज्यादा है। तो क्या वहाँ भी कास्ट लाइन पर वोटिंग हुई है? बिल्कुल। वहाँ कोई जिस लहर की बात की जा रही है, क्या वो लहर वहाँ मौजूद है बिहार में? बिल्कुल नहीं, मधेपुरा में बिल्कुल मोदी लहर नहीं देखा गया। तकरीबन 40% जो है वो यादव की आबादी है वहाँ, 10 से 12% मुस्लिम है।
तो यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है वो पप्पू यादव का है, तो पप्पू यादव का पल्ला भारी लग रहा है वहां जी, यानी वहां पे आपके मुताबिक लहर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। हम बात कर रहे थे कि दिन भर पोलिंग का क्या माहौल रहा। भाई हम मगरबी बंगाल की बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल में पोलिंग के क्या हालात रहे। वो भी बहुत अहम सूबा है, वहां भी तमाम लोगों की निगाहें हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की साख वहां पर दांव पर है। ये कहा जा रहा है कि इस मर्तबा बीजेपी वहां से सीटें ला सकती है, ऐसी तजवीज़कारों की राय है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि मगरबी बंगाल में पोलिंग का क्या पैटर्न रहा, क्या माहौल रहा दिन भर। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अहमद साहब मगरबी बंगाल डेस्क से। वसीम अहमद साहब, क्या दिन भर पोलिंग का माहौल रहा वहां पर? मगरबी बंगाल में 9 सीटों पर पोलिंग हुई है। जी जी। और वहां पर तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के दरमियान मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी के भी कुछ वोट बढ़ने की उम्मीद की जा रही है नरेंद्र मोदी लहर की वजह से, लेकिन वहां बीजेपी की सीट आती हुई नहीं दिख रही है। जी जी। पिछली बार जो मुकाबला हुआ था वो तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम में था। इस मरतबा लेफ्ट पार्टियां क्या कुछ सीटें ला पाएंगी क्या? क्योंकि पिछली मरतबा 19 सीटें लाई थी तृणमूल कांग्रेस ने और लेफ्ट पार्टियों का एक तरह से कहा जाए कि सफाया हुआ था और वो कमजोर पड़ी थी। नहीं, इस मरतबा तृणमूल कांग्रेस के ज्यादा चांस बनते हुए दिख रहे हैं। ममता बनर्जी पिछली मरतबा से ज्यादा सीटें आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, वेस्ट बंगाल यानी मगरबी बंगाल डेस्क से जाना। तो ये थी तमाम जो मुल्क में इंतखाबात हुए उनके हालात, दिन भर पोलिंग कैसी हुई उनके हालात हम बता रहे थे। मुख्तलिफ जो हमारे डेस्क हैं दिन भर जहां से नजर रखी गई कि पोलिंग कैसी रही, दिन भर किस तरह का परसेंटेज रहा। आखिरकार खबरनामे के आखिर में हम नजर डालते हैं अहम खबरों की सुर्खियों पर। दोबारा एक नजर। लोकसभा इंतखाब के 7वें मरहले की पोलिंग मुकम्मल, 89 सीटों पर डाले गए वोट। सोनिया, मोदी, राजनाथ समेत कई अहम लीडरों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद। बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अहमदाबाद में दर्ज हुआ एफआईआर, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दफा 126 के तहत कार्रवाई। झांसी से बीजेपी उम्मीदवार उमा भारती ने प्रियंका गांधी पर दिया मुतनाज़ा बयान, प्रियंका का मुआवजा राखी सावंत से किया। बीएसपी सदर मायावती ने फिर उठाया रामदेव के बयान का इशू, कहा यादव हैं रामदेव, इसलिए नहीं हो रही दलित मुखालिफ बयान के मामले में कार्रवाई। और मुल्क शाम में तशद्दुद का सिलसिला जारी, दमिश्क में मोटार हमलों और कार बम धमाके में 62 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।